नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। और वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ हद तक जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, और ये अवेयरनेस निश्चित ही आपके और आपके परिवारजनों की हिफाजत के लिए उपयोगी बनेगी। तो क्या है आज की जो न्यूज हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने कोरोना के तुरंत बाद कोरोना पोस्ट कोविड कैरेक्टर्स में ब्लैक फंगस का नाम सुना था, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में ब्लैक फंगस के ही तर्ज पर पोस्ट कोविड कैरेक्टर्स में बच्चों में, विशेष रूप से 19 साल से कम उम्र के बच्चों में हाल ही में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण देखे गए हैं। और ये लक्षण जो हैं ये केवल और केवल 19 साल से कम उम्र के बच्चों में देखे जा रहे हैं। ये लक्षण विशेष रूप से 2 से 6 हफ्ते बाद, कोरोना के हो जाने के 2 से 6 हफ्ते बाद यदि कोरोना से संक्रमित कोई बच्चा रहा है तो उसके संक्रमित होने के, सही होने के बावजूद, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद 2 से लेकर 6 हफ्ते के बीच में उसे कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज आपके सामने उन लक्षणों की बात करेंगे और बताएंगे कि क्या ये लक्षण चिंतापूर्वक हैं, क्या इनकी वजह से हमें संभलने की जरूरत है, कौन से चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और क्या वाकई में ये तीसरी लहर की सुगबुगाहट है। ये तीसरी लहर शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई स्टडी में सितंबर से अक्टूबर के बीच में इंडिया में कोरोना की तीसरी लहर एक्सपेक्ट की गई है। और तीसरी लहर एक्सपेक्ट करने में आईसीएमआर भी उन्हीं की तर्ज पर इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में तीसरी लहर तो आ सकती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, लेकिन किस कारण से आएगी, कौन से वेरिएंट से आएगी, क्या कारण होंगे और क्या वो सही होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार की बातें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये तीसरी लहर है या कुछ और, तो आज के सेशन में हम आपके सामने इन सारी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। असल में साथियों हुआ क्या है कि बच्चे जिनको 2 से 6 हफ्ते पहले कोरोना हुआ था, यानी आज से अगर हम बात करें, तो उन्हें एक MIS-C नामक एक बीमारी हो रही है। ये मिस्सी करके बीमारी है, आप इसको MSC भी कर सकते हैं, MIS-C भी कर सकते हैं, लेकिन ये मिस्सी नामक एक बीमारी हो रही है। ये मिस्सी क्या है, तो जरा आप इसे यहां पर देखें। ये है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। मल्टी सिस्टम का मतलब है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस डिजीज 2019, यानी कोविड-19 से संबंधित। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि MIS-C में ऐसा होता क्या है। तो साथियों हो यह रहा है कि जिन बच्चों ने अपने समय में जब कोरोना हुआ था उससे वर्तमान में राहत पाली है, आज से 2 से 6 हफ्ते पहले जब कोरोना हुआ तो उन्होंने बकायदा उससे अपना इलाज भी कंप्लीट करा लिया, बढ़िया से वो ठीक भी हो गए, और ठीक होने के बाद में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी आ गया। जब आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इस बात को लेकर के ये चीज निकाली जा रही है कि जिन बच्चों को, अब 2 से 6 हफ्ते का मतलब क्या हुआ, आज आप जून में चल रहे हैं, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जिनको मई के लास्ट वीक में हुआ था या तो वो, या जिन्हें अप्रैल के लास्ट वीक में हुआ था, उन बच्चों को अब कुछ विशेष प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और वो मल्टी विशेष प्रकार के जो सिम्टम्स हैं ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के रूप में आ रहे हैं, अर्थात ये कोविड के खत्म होने के बाद आने वाले सिम्टम्स हैं। और विशेष रूप से देखने की बात यह है कि ये सिम्टम्स जो हैं ये 19 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हीं में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैसे हैं सिम्टम्स, तो आइए हम आपको ये बात में बताना शुरू करते हैं। साथियों यहां पर देखे जाने वाले सिम्टम्स में जो बच्चों को कोरोना के बाद दिखाई पड़ रहे हैं उनमें विशेष रूप से बच्चों को लगातार 2 से 3 दिन तक बहुत तेज बुखार रहता है, और ये बुखार मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब इसको ऐसे समझिए, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो जरूर आप इसे नोटिस करिए, इस पर ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, कि जो भी, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 2 से 6 हफ्ते पहले बुखार हुआ, कोरोना हुआ था, अब वो ठीक है, और वर्तमान में अगर उसे वापस बुखार चढ़ा हुआ है और वो बुखार से ठीक नहीं हो रहा है दवा देने के बाद भी, तो पहला सिम्टम तो इसके अंदर ये निकल के आ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि बच्चे की जो जीभ है वो तो लाल हो ही रही है,
और आंखें भी लाल हो रही हैं। आंखें बिल्कुल वैसे ही लाल हो रही हैं जैसे कॉन्जेक्टिवाइटिस के समय होती है, जब अपन जिसे कहते हैं आंख दूखनी आना या आंख आना जिसे कहते हैं, आंखें लाल हो जा रही हैं, ऐसी आंखों में और होठों पे लालपन आ रहा है। इसी प्रकार से उसके पेट में एब्डोमेन के अंदर अनबीटेबल पेन हो रहा है, यानी पेन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और सीवियर डायरिया यानी लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो रही है, और इसके साथ साथ उसे डिहाइड्रेशन की सिचुएशन भी देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर विभिन्न स्थानों पर रैशेस देखे जा रहे हैं, गर्दन दुख रही है और आंखें एकदम लाल हो रही हैं, और बच्चे को विशेष रूप से थकान का एहसास हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके पेट पर इस प्रकार के लाल लाल रैशेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ऐसा सिम्टम उन बच्चों में वर्तमान में देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा होगा? तो डॉक्टरों का कहना है कि ये सारे जो सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये उन बच्चों में विशेष रूप से शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम की वजह से, किडनी में प्रॉब्लम की वजह से, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम की वजह से, लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। इनका कोई भी स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन चूंकि इसमें मल्टी सिस्टम इंफेक्शन हो रहा है, इसलिए इसे MISC नाम दिया गया है। इसे MISC नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें मल्टी लेवल मल्टी सिस्टम इंफेक्शन हो रहा है, इसलिए इसे MISC नाम दिया गया है। साथियों, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि सर, इससे अब तक कितने प्रतिशत बच्चे संक्रमित हुए हैं और कितने बच्चों को इससे संक्रमित होने का खतरा है? अगर मैं आंकड़ों के आधार पर चलूं तो अभी तक इसके बारे में दुनिया में स्पष्ट रूप से आंकड़े तो नहीं आए हैं। इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं, ये एक अन्य बीमारी जिसको कावासाकी बीमारी कहते हैं, उससे मैच कर रहे हैं। यानी कि ये जो अब तक डॉक्टर्स इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो डॉक्टर्स इसे कावासाकी बीमारी के नाम से ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि कावासाकी बीमारी के अंदर भी इसी प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। यानी जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं इस मल्टी MISC के अंदर, वैसे की वैसे सिम्टम्स कावासाकी बीमारी के अंदर भी देखे जा रहे थे। तो जो सिम्टम्स की समानता है, उसके आधार पर डॉक्टरों ने अभी तक ट्रीटमेंट पोस्ट कोविड के आधार पर नहीं दिया। लेकिन जब बच्चों की रिपोर्ट्स को चेक किया तो आइडिया कुछ इस प्रकार का लगा। क्या आइडिया लगा? आइडिया कुछ इस प्रकार का लगा कि 0.15 से लेके 0.2% तक बच्चे पोस्ट कोविड कैरेक्टर में इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अर्थात बीमारी का जो नंबर निकल के आ रहा है वो 0.15 से लेकर 2% तक निकल करके आ रहा है, 0.2% तक निकल के आ रहा है। अर्थात अगर हम बात करें तो 1000 इन्फेक्टेड बच्चों में से 1 या 2 बच्चों को यह बीमारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आंकड़े अभी अवेयरनेस के अभाव में आ नहीं रहे हैं। पेरेंट्स इसे और कोई बीमारी, और विशेष रूप से छोटी माता या स्मॉल पॉक्स के रूप में समझ रहे हैं। लोगों का मानना है कि बच्चों को ये जो चकत्ते से हो रहे हैं, ये स्मॉल पॉक्स की वजह से हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता में यहां पर उसका पोस्ट कोविड कैरेक्टर निकल के आ रहा है, जिसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी है। सवाल बनता है कि कावासाकी बीमारी क्या होती है? कावासाकी होने के लिए जापान के एक शहर का नाम है। सवाल बनता है कावासाकी बीमारी क्या होती है? तो कावासाकी जो है, इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर जुड़ी हुई बीमारी है। जहां से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, उससे यह संबंधित बीमारी है। और इसमें ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है। तो ब्लड वेसल्स की दीवारों में आई हुई सूजन के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून पहुंचने में दिक्कत आती है। और जब ब्लड पहुंचने में दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित बच्चा है, उसका हार्ट फेलियर होने का खतरा होता है। यानी कि कम उम्र के अंदर ही बच्चों के हार्ट फेलियर की सिचुएशंस आती हैं, और बच्चों को इस प्रकार से अपने शरीर पर रैशेस दिखाई पड़ते हैं। यदि बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, तो हमें इस बारे में बहुत ज्यादा समझना होगा। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें कि डॉक्टर्स क्या मानते हैं इस बीमारी के ऊपर, कि किस प्रकार से यह बीमारी हो रही है, तो वास्तविकता में डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि इसका सही मायने में रीजन क्या है। हां, सैंपल्स के आधार पर दुनिया भर में यह निर्णय तो निकल के आ रहा है कि यह 19 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जा रही बीमारी है। क्लियर? तो यह बीमारी 19 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखाई दे रही है। इसके बारे में कोई भी संभावित कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पोस्ट कोविड बच्चों में यह बीमारी देखी जरूर गई है।
अब सवाल बहुत बड़ा बनता है कि सर इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, असल में इसकी वजह से सबसे बड़ा दिक्कत किसे होता है। असल में इस पूरी परेशानी की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इम्यून सिस्टम को होती है। लोगों का जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो जाने के कारण लोगों में अपने आप की बीमारी से सुरक्षित रहने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, जिस कारण से यह चीज देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोगों को कार्डियक शॉक भी हो जाता है। कार्डियक शॉक का मतलब है कि बच्चों को ही कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। बड़ा सवाल है कि क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है और इसकी फैटेलिटी रेट क्या है। देखिए, अभी तक इसके पीड़ित लोगों की मौत की खबर अभी तक सुर्खियों में नहीं आई है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के पास भी इसके सही मामले में आंकड़े नहीं हैं। बड़ा सवाल बनता है कि ट्रीटमेंट क्या है। यदि बच्चे को इस प्रकार का सिम्टम है तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में उस बच्चे को बिल्कुल पीडियाट्रिक, जो बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट दैट इज आईसीयू है, वहां तक ले जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ऐसे समय पर स्टेरॉइड्स का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि बच्चे के अंदर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को तीव्र किया जा सके। यहां से और दो बीमारियों के साथ दो दवाओं का यहां पर नाम और लिया जा रहा है, जिसमें वायरस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए इम्यून ग्लोबुमिन इंट्रावायरस इंट्रानर्वस जो दवा है, इंट्रावीनस जो दवा है, इसका उपयोग डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा चूंकि इस बीमारी के कारण ब्लड वेसल्स के माध्यम से हार्ट तक पहुंचने वाले ब्लड में दिक्कत आ रही है, इसलिए ब्लड को थिन करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए एस्पिरिन नामक दवा का उपयोग किया जा रहा है। तो एस्पिरिन नामक दवा से बच्चे का ब्लड पतला किया जा रहा है। इसके अलावा उसके साथ हो रही नर्वस प्रॉब्लम जो है उनको सीमित करने के लिए दवाएं दी जा रही हैं और इस प्रकार से बच्चे को नॉर्मल सलाइन वाटर चढ़ा करके और मास्क की मदद से सेव किया जा रहा है। तो साथियों, इन सभी चीजों का बच्चों की सेहत पर सकारात्मक असर देखा जा रहा है और इसकी वजह से जो बहुत बड़ी परेशानियां हैं उनसे बचा जा सकता है। अगर इन केस आपको ऐसे सिम्टम्स आपके किसी करीबी में या जानने वाले में दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सलाह के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। यह था साथियों आज के सेशन के रूप में आपकी जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जुड़ सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों का डेली एनालिसिस सुबह 6:45 पर इसी चैनल पर रियल न्यूज एंड एनालिसिस नाम से किया जाता है। आप उस सेशन में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि अनअकैडमी पर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट ऑन ऑल पेड बैचेस प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप स्पेशल क्लासेस रोजाना सुबह 10 बजे मेरे साथ अनअकैडमी पर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से या iOS से अपने मोबाइल के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, नंबर से रजिस्टर करना होगा और मुझे सर्च कर लेना होगा। आपका दिन शुभ रहे। फिर मुलाकात होती है ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।